वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत, उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। इमरान खान ने तो जाना ही जाना है। ये तो किसी खाते का इंसान ही नहीं है, ये तो एक गैर मुतअल्लिका शख्स है। तो इससे भी बढ़कर ये कि जो मासूम बच्चे मदरसों के इनकी आवाज पे लब्बैक इसलिए कहते थे कि मुफ्ती महमूद का फर्जंद है, उसके बाद क्या गुजर रही होगी। तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने 600 करोड़ पाकिस्तान के खजाने का, सरकारी खजाने का, किस कानून के तहत एक प्राइवेट कंपनी को जो 6 महीने पहले रजिस्टर हुई थी, और इससे ये साबित होता है कि वो रजिस्टर ही नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ और मुल्क का पैसा बाहर ले जाने के लिए की गई थी। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वापस लाना चाहिए। मैं मुतालबा कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुतालबा कर चुका हूँ, वज़ार साहब से। एक कम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। माजी में आपने जो भी वजह थी उस हुकूमत के लिए, आपने उनके साथ 2 NROs किए। एक जो आपका सरूर पैलेस वाला NRO था, दूसरा आपका 2007 का NRO था। हमारी नज़र में आप ये जो सियासी अशराफिया है, आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ है मुबशर लुकमान, मगर यहाँ नहीं है, वो कराची स्टूडियो में है। कल उन्होंने प्रोग्राम के अख्ताम पे कहा था कि हम में से एक नहीं होगा, अल्लाह खैर करे, हम दोनों हैं तो ज़िंदा सलामत, लेकिन एक शहर में नहीं है। मैं यहाँ हूँ, वो कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। आज काफ़ी मौज़ूआत हैं हमारे पास। मौलाना का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, प्याली में तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत को तो जाना पड़ेगा, और अब तो वो जो हमारे सेंसिटिव अदारे हैं, मुक़्तदर हल्के कह लीजिए उनको, या सिक्योरिटी अदारे कह लीजिए उनको, बराह रास्त उनको भी वो चैलेंज कर रहे हैं। सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ नैब में एक्शन जो है, वो नैब ने रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। उस रेफरेंस में जो सबूत हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उसके ऊपर तो खैर अदालत में बहस होगी, लेकिन सलीम मांडवीवाला ने चूँकि नैब को तलब कर रखा था सेनेट में, जिसके वो डिप्टी चेयरमैन हैं, और तरीके इस्तेहकाक के ज़रिए उन्होंने बुलाया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ख्वाजा आसिफ साहब, जिनका आज 10 रोज़ा रिमांड अदालत ने दे दिया है, नैब अदालत ने, उनके खिलाफ भी नए नए इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका अकाउंट है, उससे कुशमाला तारिक साहबा ने भी 3, 4, 5 मरतबा जो है वो पैसे निकाले थे, खतीर रकम निकाली थी, उसमें बात होगी। पनामा के बाद ब्रॉडशीट कंपनी के जो मुसावी साहब हैं, वो भी प्याली में तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं। कभी समझ में नहीं आती कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, कभी उनका टारगेट शहजाद अकबर है, कभी उनका टारगेट नवाज शरीफ हैं। तो एक अजीबोगरीब मैस है, इस मैस के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की जो लंदन फ़्लाइट है, उसके ऊपर हुकूमत फिर जो है, फवाद चौधरी साहब ने नए सिरे से एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है कि जी वो कैसे गए थे, फ्रॉड था, उनकी रिपोर्ट्स गलत थी या क्या था। ये कसिया भी फिर दोबारा जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसके ऊपर भी देखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी बहुत आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सियासी मौज़ूआत हैं आज, उनको तो हम ज़रूर यानी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लें। मुबशर, जो मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा है, आपने सुन लिया होगा, आज तो बड़े टाइम से हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी आवाज़ जो है गंभीर होती जा रही है, और वो अब मुख्तलिफ हलकों को भी टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को तो वो कह ही रहे हैं कि इससे पहले कि हम आपको निकाल दें, आप खुद से इस्तीफ़ा दे के चले जाएं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। जलसा जो है वो कई एतबार से जो है वो लॉरेलाई की तारीख़ में कहते हैं इतना बड़ा इज्तिमा कभी हुआ नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को मुबशर? बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं पहले दिन से एक बात का कायल हूँ कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, और वो हवा में धमकियाँ नहीं देते, और उनको कोई टीवी पे 10 मिनट की ज़रूरत नहीं है, उनको अखबार में हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, उनको मीडिया और पब्लिसिटी भरपूर मिलती है, इसलिए उनकी बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए। और हर रोज़ की तरह अब हम देख रहे हैं कि उनके जितने जलसे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और तादाद बढ़ती जा रही है, और मौलाना का गम और गुस्सा जो है वो भी एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने मौलाना को छोड़ा था, उनमें से काफ़ी लोग वापस चले गए हैं, और जाके उन्होंने माफ़ियाँ मांगी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी हम पे तो जादू हुआ था और हमको उधर तक ले गए थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।
और उन्होंने बता दिया कि उनको किस किस का फ़ोन आया था, क्या क्या उनको वादा किया गया। तो उसके बाद मौलाना जो है मज़ीद गज़ब में आ गए हैं और ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। और मैं ये समझता हूँ, बड़ी देर से समझता हूँ कि हुकूमत ये एक कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है कि मौलाना को पॉलिटिकली एंगेज कर लेना चाहिए था, चाहे चौधरी शुजात के थ्रू करते, चाहे चौधरी परवेज़ के थ्रू करते, चाहे परवेज़ खटक और मुबशर, मैं कथा कलामी आपकी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक दफ़ा एंगेज किया गया था जब उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, तब भी चौधरी ब्रदर्स जो हैं उन्होंने ही रोल अदा किया था और वो अपना धरना जो है वो वापस लेके चले गए थे आराम से। हर चंद के उसके अंदर उनका उन्होंने तज़किरा किया कि बहुत से वादे वहीद हुए थे जो पूरे नहीं हुए हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि हुकूमत को उन्हें एंगेज करने में कबाहत क्या है। वो उनसे बातचीत करने के लिए किसी तरफ आ ही नहीं रहे और मौलाना जो है वो इस तेज़ रफ्तारी से भागते चले जा रहे हैं, तो इनको फिर पकड़ेगा कौन? अगर ये वो बिलाखिर लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर तो और ज़्यादा अजाब होगा। क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं वो ये कि मौलाना जो को है उसको सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें आप खुली छुट्टी देंगे अगर तो वो उनके लिए मुसीबत बनेंगे, तो फिर हुकूमत सो क्यों रही है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। बुखारी साहब, थोड़ी देर पहले ना इस प्रोग्राम से मैं अभी चंद लोगों को मिला हूँ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है कराची में, और बड़े अहम लोग हैं, और वो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई, उनका जो मर्जी कह लें ये लॉन्ग मार्च तो होनी है और ये इस्लामाबाद होनी है और हमने इस्लामाबाद को चोक कर देना है कि खुद इमरान खान ने मजबूर हो जाना। ये पीपल्स पार्टी वालों का कहना था। और मौलाना ये वही पीपल्स पार्टी है ना जिसके बारे में कह रहे थे कि ये रास्ते में डिच करेगी पीडीएम को। जी, आज उन्होंने मुझे ये बात कही है तो मैंने उनको आपको मनोअन वो बात आगे दोहरा दी है। यानी आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव देम, उनकी इस बात को। अब बात यह है कि मौलाना जो हैं उनको पीटीआई कुछ समझती नहीं है और यही पीटीआई की जो पॉलिटिकल थिंक टैंक है उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और वो समझते हैं कि उनका जितना वोट बैंक है पीटीआई का वो डिफाइंस में है, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे मौलाना हो या कोई भी हो, उनकी डिफाइंस में। लेकिन वोट बैंक क्रिएट करना और बात होती है और गवर्न करना और बात होती है। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान जो है आने वाले दिनों में ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पिंडी वालों के लिए भी बड़ी मेजर दर्द सर बनने जा रही है। मुबशर, एक और बात जो जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैसे CL जो है वो लिस्ट से निकल गए थे, जो CL की क्या होती है यार, वो मेरे जहन से निकल गया, उस लिस्ट से निकल गए ECL, और फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका से वापसी पर वो लंदन में रुक गए। वहाँ कुछ कहते हैं कि उनकी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से, कुछ कहते हैं नहीं जनाब टेलीफोन से बात हुई है। वो पैगाम लेके आए हैं वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इस तहरीक के लिए, वो क्या है वो अभी तो खैर मंजर आम पर नहीं आया है। लेकिन जो एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है वो ये कि अब ये जो जलसे हो रहे हैं, इससे पहले वाला जो था बन्नू का वो भी, और जो अब लोरालाई में हुआ है, ये मरीम नवाज़ और बिलावल की जो एब्सेंस है, मैं तो इसको सिवाय इसके ये नहीं कहना चाह रहा कुछ और कि इनकी आपस के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि फ़लाँ फ़लाँ जलसे में हम आएंगे, फ़लाँ फ़लाँ जलसे में नहीं आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अब नई लाइन आई होगी खाकान अब्बासी के ज़रिए, उससे इसमें शिद्दत नहीं आने जा रही? मेरा तो ख्याल ये है कि अब टफ लाइन जो है वो पीडीएम अडॉप्ट करने जा रही है। तो डू यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, और शाहिद खाकान अब्बासी का ECL से नाम निकलना कोई अचंभे की बात नहीं है। वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनके बहुत एसेट्स हैं पाकिस्तान में, वो भाग नहीं जाएंगे। तो अगर उनका नाम निकाला है तो कोई गलत बात नहीं की और अच्छा किया। ऐसे लोगों का एज लॉन्ग एज दे कीप ऑन कमिंग एंड फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज़। जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है तो बिलावल का मुझे पता चला कि वो इस वक्त बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस और पार्टी पोजीशनिंग के ऊपर और किसको टिकट मिल रहा है। दूसरा, एक और चीज़ का फैसला हो गया कि आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें टंडूवाला यार से जनाब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी को नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन लड़ाया जाएगा और इस ज़मीन में उनका वहाँ पे कैंपेन ऑफिस जो है उसके ऊपर भी तैयारी हो चुकी है। एक खबर मैं भी दूं अगर आपको, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। बिजी एक खबर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो टिकट देने जा रही है सेनेट का, कि वो इलेक्शन लड़े और सेनेट के अंदर आ जाएं। मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी हंगामा खेजी में इजाफा होने जा रहा है। तो दो बातें तो तय हो गई हैं। एक तो ये कि जो एक ख्वाहिश थी हुकूमत की कि पीडीएम जो है वो टूट जाएगी या पीडीएम के हिस्से बखरे हो जाएंगे, बिलाखिर मौलाना अकेले रह जाएंगे, वो तो पूरी होने नहीं जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे दफ्तर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि जनाब अब तक कोई एक बारीक तरीन दरार नहीं है
पीडीएम में, जहाँ तक पीडीएम के कंपोजिशन का ताल्लुक है। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है बाई दैट टाइम कि वो इस्लामाबाद पहुँच जाए, तो मुश्किलात के लिए तो फिर खान साहब को तैयार रहना चाहिए। वो अब जो छतरी थी उनके बुखारी ऊपर से साहब, वो लोगों को भी ये भी तो बताए ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने और क्या क्या दिया आपको? नहीं, और कुछ खबरें दी, नहीं, वो टाइम दिया। जो चीज़ें काइंड में मिलती हैं ना, वो मुझ तक नहीं पहुंचती कभी। उसके लिए और लोग हैं, नाम लूंगा तो शर्मिंदा होंगे आप भी, इसलिए कि बहुत सारे हमारे दोस्त उसमें शामिल फारूक होंगे। साहब के पास आपके फोन है, तो बाकी कौन कौन है? वो फोन तो है ही है ना, वो तो अब आपने मुझे दे दिए हैं, लिहाजा किसी न किसी दिन मैंने गाड़ी आपकी बाहर घेर लेनी है ताकि वो फोन मुझे आप दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल के मौलाना फजल रहमान जो है ना इस टिकट पे एग्री करेंगे। और मौलाना की पूरी सियासत और पीडीएम का जो दारोमदार है ना, मौलाना की डिफाइंस पे है। मौलाना कह रहे हैं कि ये असेंबलियाँ गलत है, ये पार्लियामान गलत है, ये हुकूमत गलत है, हुक्मरान गलत है, सेनेट गलत है, सेनेट के इंतखाबात गलत है। और आज तक अपने हम तमाम खलीफों को वो ये जोर देते आए हैं कि सेनेट का इलेक्शन नहीं करना, उससे पहले मैस रेजिग्नेशंस करनी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो। लेकिन अपने तो मुबशर अगर आप वो ये खुद देखें, नून लीग की तरफ, आप ये देखें, जब उन्होंने कहा था कि असेंबलियाँ जाली हैं और इसमें वो ओथ नहीं लेना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी तो लड़ा था ना, अगर आपको याद हो। तो ये कोई आखिरी हर्फ नहीं होता सियासत के अंदर, नथिंग इज द फाइनल वर्ड। लेकिन उनके लिए उस वक्त पीडीएम नहीं थी, उस वक्त सिर्फ एक बयान था। आज एक तहरीक है, तो वो तहरीक जो है उसको बहुत सीरियस डेंट पड़ जाएगा। और ये मौलाना फजल रहमान के लिए इतना आसान सेनेट का इलेक्शन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ये बहुत इम्तिहान वाली। लेकिन ये जो आपके जो मशीर हैं, ये सुबह से शाम तक जो कह रहे हैं कि जलसियाँ हैं, इसने तो हमारे बंदे स्टेज के ऊपर होते थे, ये कह देने से आपका ख्याल ये है कि प्रेशर हुकूमत पर से कम हो जाएगा? जो मौलाना फजल रहमान की पीडीएम जो है, नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको वो ये समझते हैं कि शायद सर्दी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, कोई डिसइंटरेस्ट की वजह से लोग कम आ रहे हैं। दूसरा, अब जलसे में कोई नई बात भी तो करे ना बुखारी साहब, बार बार वही बातें जो लाहौर के भाई जलसे में की थी, मेरे वही हर गुजारिश ये जलसे है में कि बातें हो रही लोरालाई हैं। में अगर इतना बड़ा जलसा हो जाता है तो परेशान तो सारे हैं। बहरहाल इस वक्त तो जो ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मौजूआत जिसकी तरफ हमने इशारा किया था उस पर बात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के जलसे की, ख़ासतौर से लड़ाई के हवाले से। वो गुफ्तगू हो गई तमाम। अब अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सलीम मानवी वाला ने, आपको याद है कि नैब को समन कर रखा था सेनेट के अंदर तरीके इस्तेहकाक के ज़रिए, जो उनके हवाले से नैब कार्रवाई कर रही थी, वो चैलेंज किया था उन्होंने। बहुत सारे खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने कहा कि उनकी तहवील में जब होते हैं लोग तो उनकी अमवात हो जाती हैं, 12 के करीब इस तरह की अमवात का तज़किरा भी किया उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि जो ताजर बरादरी है उसको जलील करने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो बना हुआ है। अब वो अदालत में चूँकि मामला चला गया है तो उनका ख्याल ये था, सलीम मानवी वाला साहब ये कह भी चुके हैं कि मैं अपना केस अदालत में लड़ूंगा ताकि मैं एक्सपोज करूं इस नैब न्याजी गठजोड़ को। इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्या हवाले हैं, ये तो पता चलेगा जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन दो बातें तय हैं। ताजर बरादरी जो है वो मुल्क के अंदर ओवरऑल हर जगह पर, चाहे वो कराची के ताजर हैं, चाहे लाहौर के ताजर हैं, नैब के रवैये, उसके जो कवानीन हैं या उसमें जो प्रोविजंस हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करते नज़र आए हैं। तवील अरसे तक वो एहतजाज जारी रहा है। बाद में कोशिश भी की, चेयरमैन नैब ने, वो गए, कराची गए, ताजरों से इंटरेक्शन किया उन्होंने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के ख़िलाफ़ जो हैं वो नैब इनिशिएट भी कर रही है और पहले से जो है वो केसेस चल भी रहे हैं। मुबशर, योर टेक ऑन इट। ये सलीम मानवी वाला साहब ने जो बीड़ा उठाया है, आप समझते हैं किश्ती किसी किनारे लगेगी? देखिए, बात यह है कि आपकी पूरी जो प्रीएम्बल आपने दिया ना उसमें दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो नैब के ऊपर है और एक सलीम मांडवी वाला, और तीसरा अगर ले ले तो कराची की ताजर बरादरी। जहाँ तक सलीम मांडवी वाला का ताल्लुक है, मैं फ्रेंकली इस केस में बहुत ही अचंभे में हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नैब का केस बनता नहीं है। और जो भी सलीम मांडवी वाला को जानता है, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो उनके लिए कोई भी कसम खा सकता है कि वो इंतहाई ईमानदार और एक शरीफ नफ्स इंसान है। तो ये तो बहुत ही एक हैरानकुन केस है कि अगर कहीं ज़मीन का कोई दो लोगों में लेन देन हो रहा है तो नैब उसके बीच में पड़ जाए। नैब का काम है, गवर्नमेंट के अंदर करप्शन कोई होती है
या सरकारी ओहदेदार अगर करता है या सरकारी वसाइल के ऊपर अगर कहीं डाका मारा जाता है तो नैब उसके ऊपर आती है। अगर सलीम बुखारी, मुबशर लुकमान अगर कोई प्लॉट का लेन देन कर रहे हैं और डिपार्टमेंट्स या FBR की तो तशवीश हो सकती है, नैब की नहीं हो सकती। ये तो एक बात हो गई। अब जहाँ तक रह गया कराची के बिजनेसमैनों का ताल्लुक, तो माजरत के साथ ये इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना वो करप्शन के गठजोड़ से ही बड़े बनते हैं, लेकिन जो इस मुल्क में जायज़ काम कर रहे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखें पूरी टेक्सटाइल सेक्टर है, $20 बिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर है, $20 बिलियन का इनटेक है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। नैब किसी को पूछ भी नहीं रहा, ना हाथ डाल रहा है, ना सवाल कर रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ कोई करप्शन साबित नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई ठेके लेता है, सरकारी ठेके लेता है, सरकारी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करता है और पैसे दे के अगर वहाँ पे करता है तो फिर उसकी होगी। आपको मैं इसका एक बड़े एग्जाम्पल दूँ बुखारी साहब के, कुछ अर्सा पहले आप जब चेक करेंगे एविएशन इंडस्ट्री को तो आपको ये पता चलेगा कि एयरबस इंडस्ट्रीज़ को $5 बिलियन फाइन हुआ है। और उनको $5 बिलियन इसलिए फ़ाइन हुआ कि उन्होंने अपने जहाज़ बोइंग के मुकाबले में बेचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को रिश्वतें ऑफ़र की और रिश्वतें दी। बोइंग कंपनी ने कंप्लेंट कर दी। तो ये जो करप्शन एंड बिजनेस बाय करप्शन है ना, इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में हाथ नहीं डाला जा रहा है, ये पूरी दुनिया में अब इसके ऊपर फोकस है। मुबशर, मैं फिर ये डिराइव कर लूँ आपकी गुफ्तगू से कि आप ये कह रहे हैं कि नैब जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से जो है वो उससे हट के भी केसेस जो है वो लोगों के खिलाफ बना रही है। तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मेरा ख्याल है जो सलीम मांडीवाला के खिलाफ है, मैं सलीम मांडीवाला के खिलाफ जो केस है फ्रैंकली मैं उससे एग्री नहीं करता। वही ना, जुरिस्डिक्शन को वो बाईपास कर रहे हैं ना, ये तो फिर आप मान रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि नैब जो है उसको जो कह दिया जाए कि तुमने ये करना है, फलां के खिलाफ केस करना है, वो आंखें बंद करके केस डाल देती है, चाहे वो ये आप प्रूफ करेंगे ना। ये जब तक हम प्रूफ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली जिस तरीके से मांडवी वाला साहब कह रहे हैं। एक सेकंड बुखारी साहब, सरकार एक सियासी गुफ्तगू और है, टेलीविजन पे एज अ तजिया कार अगर मैं और आप बात करेंगे तो हम उसके जवाबदेह हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नैब का और गवर्नमेंट का कोई गठजोड़ है। मैंने तो एलिगेशन की बात की है मुबशर, मैंने ये इल्जाम खुद नहीं लगाया। नहीं, मैंने खुद ये इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हवाला दिया आपको। लेकिन हमें बार-बार मैं अपनी बात दोहरा देता हूं इसलिए कि ये इस वक्त का मोस्ट अट्रैक्टिव स्लोगन है पूरी अपोजिशन की तहरीक का भी और पूरे ताजर बिरादरी का भी। वो खैर ये एक तवील बहस है, ये हकीकत नहीं है, ये मेरी और आपकी राय हो सकती है। नहीं, हमारी राय भी नहीं है। हम तो सिर्फ जो इल्जामात लग रहे हैं, जो पब्लिक में कहा जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी राय देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी बात मान लूं, ये कि मांडवी वाला को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन आदमी है, तो फिर उसके खिलाफ नैब जो है ये क्या तकलीफ क्या है नैब को जनाब? क्यों फिर ऐसे आदमी को हाथ डाला जा रहा है? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि असल में मेरा ये ख्याल है कि अब ये जब अदालत में आ ही गया और सब जुडिस मैटर है तो इस पर हम क्या राय दे सकते हैं। लेकिन अब ये आएगा और केस होगा तो फिर नैब के लिए आसान नहीं होगा इससे निकलना, क्योंकि सलीम मांडीवाला ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई चीज़ कमाई है तो वो इज़्ज़त कमाई है, रिस्पेक्ट कमाई है और वो कोई छोटी बात नहीं है। और वो बड़े धड़ल्ले से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नैब को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, वो जो आदमी सच्चा होता है ना वो फिर लाउड होता है बुखारी साहब। अच्छा चलिए जनाब, ये तो हो गया सलीम मांडवी वाला साहब का। एक आपका और दोस्त है जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनके खिलाफ भी नैब के जो केसेस हैं उनके बारे में जो दस्तावेज़ात पेश की गई हैं, जो जवाज़ हैं या जो शवाहिद हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसमें भी कहीं मुझे सब्सटेंस नज़र इसलिए नहीं आती कि सारी वेग है। आपके फ़लाँ के नाम के ऊपर एक अकाउंट है, उसमें से फ़लाँ ने फ़लाँ दफ़ा पैसे निकाले, कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है एज सच, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग इल्जाम। मैं इसमें बात कर सकता हूँ, बड़ी खुलकर बात कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए, कीजिए। मैं इसमें बड़ी खुलकर बात कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं आपका जब रन डाउन मुझे आया था तो उससे पहले मैंने फ़ोन करके कशमाला तारिक साहिबा से पूरा मौक़िफ़ लिया उनका। मैं बगैर मौक़िफ़ के बात नहीं करना चाहता था इस मौजू के ऊपर। देखिए, कशमाला का ये कहना है कि उन्होंने पैमरा के अंदर और एक आधे निजी चैनल को सीरियस नोटिस भेजे हुए हैं हैरेसमेंट के, और वो इस तरह से कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जब तक साबित नहीं होता तब तक नाम नहीं लिया जा सकता, उनके प्रोग्राम्स में ख़वातीन की हैरेसमेंट को इनकरेज किया गया। और वो क्योंकि ओम्बड्स पर्सन हैं वेमेन हैरेसमेंट के ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर उनको बड़ी कंप्लेंट्स आई। जब उनको कंप्लेंट्स आई
तो उन्होंने उसका नोटिस लिया। अब जब नोटिस लिया तो उनका ये समझ, और फिर एक उनके पास केस जो है, 2 केसेस सरकारी इदारों के आए एक्चुअल ऑफिस में फीमेल हैरेसमेंट के, उन्होंने उनको भी नोटिस भेज दिए और उनकी आज या कल में पेशी भी है, अगले 1-2 दिन में। अच्छा, उस सारी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए उनका ये कहना है कि शायद उनको बिठाने के लिए, चुप कराने के लिए हो रहा है, और वही सरकारी वही मीडिया जो हुकूमत के करीब समझा जाता है, उसने ख्वाजा आसिफ के ऊपर ये स्टोरी निकाल कर ये शुरू कर दी। अब मुबशर, आपकी इस गुफ्तगू से फिर वही नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि नैब को या लोगों को चुप कराने के लिए, मैं एक अर्ज कर लूँ, जी, मैं एक अर्ज कर लूँ, क्योंकि एक बड़ी अहम बात रह जाएगी इसमें। देखिए, हम असल में कशमाला तारिक साहिबा जो है ना, उनको एक प्रॉब्लम्स रही हैं इस मुल्क में, और ये मानना पड़ेगा कि होती हैं हमारी सोसाइटी में, कि जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको बारहा हर किस्म की इंसल्ट्स का सामना करना पड़ता है। अब बहरहाल वो उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पे उस ओहदे पे हैं। कशमाला साहिबा के मुतल्लिक अगर आपने ये चेक करना है कि ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से कितने करोड़ उनके अकाउंट में गए, तो ये हाफ स्टोरी है। उससे पहले पीछे चले जाएं, फिर 3 साल पहले, और उन्हीं अकाउंट्स को चेक कर लें कि कशमाला बीवी ने किसको कितना पैसे लोन किए और क्या वो लोन वापस कर रहा है कि कोई किकबैक लेके दे रहा है। तो जब हम हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं टीवी के ऊपर कि जी इतने करोड़ उनके अकाउंट में आए, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे बड़ा चार्ज मुबशर नैब पर यही है कि हाफ कुक्ड केसेस जो है वो अदालतों में ले जाते हैं, और फिर चाहे वो हाई कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट से, इवन हाफ कोर्ट, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। मैं ख्वाजा आसिफ को नहीं जानता, मैं कशमाला बीबी को जानता हूं और मेरी उनसे बात हुई है, इसलिए मैं खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर ये जानबूझकर ये सारी एक कैंपेन की गई है। ख्वाजा आसिफ को टारगेट करना अगर मकसूद था तो जरूर करते। कशमाला इज अ हैप्पीली मुबशर, मैं आई हेट टू एग्री विद यू ऑन एनीथिंग, घरों को नहीं करना चाहिए। आई हेट टू एग्री विद यू ऑन एनीथिंग, लेकिन मैं इस बात पर आपसे इत्तफाक कर रहा हूं कि नैब जो है उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एनिमोसिटी है, चाहे वो इंतकाम का जज्बा है, चाहे वो कशमाला तारिक जैसी खातून को सप्रेस करने का मामला है। तो नैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और कौन कर रहा है इस्तेमाल, मेरा ख्याल है इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। हम इसीलिए इस मौजू को यहाँ पर ला भी रहे हैं कि जो यानी प्रोपेगेंडा था उसमें कितनी सब्सटेंस है, किस हद तक ये बात दुरुस्त है नहीं है। अब आपने चूंकि खुद कशमाला तारिक से बात करके सारे फैक्ट्स जो हैं नाज़रीन के सामने रखे हैं, तो ये जो फीलिंग है, ये जो तासुर है कि नैब जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी मौजूदात पर भी बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से कि नैब जो है वो क्या कर रही है, नैब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनमें किस हद तक सच और झूठ है। अब इसी हवाले से जुड़ा एक और केस भी है, वो है कि पनामा के बाद ब्रॉडशीट किसके खिलाफ चार्जशीट, और नवाज शरीफ हुए बेनकाब, हुकूमत को लगा कोई दाग, शहजाद अकबर के इल्ज़ामात, मरियम औरंगज़ेब का जवाब। ये सारी गुफ्तगू आज सुबह से नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं, हमने भी सुनी है। ये ब्रॉडशीट के मुसावी साहब ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है वो अब कैसे बंद कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रही। हर रोज़ उनकी तरफ से भी नए नए बयानात आ रहे हैं, और हमारी तरफ से रिएक्शन के तौर पर नवाज शरीफ एंड कंपनी कह रहे हैं कि जनाब शहजाद अकबर सबसे बड़ा झूठा है, और शहजाद अकबर साहब सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करके हमें बता रहे हैं कहीं नहीं जनाब ब्रॉडशीट का तो सारा एक्सपोजर जो है वो नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ है। मुसावी साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रब्ता करें। ये तवक्को है कि हमारे प्रोग्राम दस्तक में उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे, रेहान तारिक साहब उनको इंटरव्यू करेंगे, उसमें और ज़्यादा तफसीलात हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मुबशर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? यार, ये ब्रॉडशीट का जो मामला है इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड वेयर, मेरे ख्याल से नाजरीन को आप बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपके पास यहाँ भी कोई ना कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। मेरे पास है जी इन्फॉर्मेशन, और सच्ची बात यह है कि इसमें ये सारे किरदार जो हैं इनको पता ही नहीं, शहजाद अकबर वगैरह एक्चुअली ला इल्म है, और वो खामखा उसमें क्रेडिट लेने की पहले कोशिश कर रहे थे और वो बाद में मुंह की खानी पड़ गई। ये केस हुआ है जी, और ये पूरी जो कैंपेन हुई है ये जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हुई है,
तो अगर किसी को इसमें ब्लेम किया जाना है तो वो जनरल मुशर्रफ या उनकी उस वक्त की जो टीम है, जिसमें वसीम सजाद हैं, जिसमें कयूम साहब हैं, वो लोग हैं, उन लोगों के नाम लेने चाहिए जो अब आप नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने किया हुआ था। मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई 5 साल, और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, तो 10 साल इस केस को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने फॉलो करना था। और उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये दोनों हुकूमतें तो आपस में गठजोड़ करके आई थी, जिसमें 18वीं तरमीम की मेहरबानी थी, जो हम कल और परसों 2 दिन डिस्कस करते रहे, तो उसकी वजह से इस केस को प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया गया, उनके नोटिस के जवाब तक नहीं दिए गए, और बात पहुंच गई आर्बिट्रेशन में जाके। वहाँ पे जब हमारे पास ये एविडेंस आ गया कि ब्रॉडशीट का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है कि मियाँ साहब ने अपने भतीजे या भांजे के थ्रू $25 मिलियन मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि इनके सरों पे आके पड़ी हुई थी, तभी आप रिश्वत देते हैं या ऑफर करते हैं या कोशिश करते हैं। तो बहरहाल मुबशिर एक मिनट रुकिए, भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक आपके दोस्त का नाम भी है जिसका नाम जनरल मुशर्रफ था। उन्होंने भी पैसों के मामले में जो कुछ किया, वो मुसावी साहब उसकी तफसीलात भी बताते हैं। वो पोर्शन आप खा जाते हैं यार आराम से, ये तो बड़ी ज्यादती है। उसके ऊपर भी तो बात करें ना कि ये शुरू कैसे हुआ था मामला, ये क्यों हायर की गई थी कंपनी। देखें, आप बताएं ना मुझे, क्या क्या खाए उन्होंने पैसे। देखें ना, वो जो मुसावी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था जनरल मुशर्रफ से, जब हम इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलने लगे तो फिर हमें नैब ने रोकना शुरू कर दिया, और फिर इतने पैसों का ये हुआ, इतने पैसों का ये हुआ। वो सारी तफसील भी तो चाहिए ना हमारे नाज़रीन को। देखें ये बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त जो उसके ताने बाने बुने जा रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी के 15-20 लोग जो थे वो टूट रहे थे, जिसको आफ्ताब शेरपाव साहब हेड कर रहे थे। और सबसे पहले आफ्ताब शेरपाव, यानी जो पैट्रियट बन रही थी, आपका हवाला पैट्रियट की तरफ है ना। जी। तो आफ्ताब शेरपाव जो हैं उनके ऊपर था, और 1-2 और लोगों के ऊपर था। अब जब वो आ गए और मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए और काफ लीग बनना शुरू हो गई उसके साथ, तो काफ़ी लोग जो है उस मद में से निकल गए। यही प्रॉब्लम है कि अब ब्रॉडशीट केस जो है एक आइडियल केस है, इससे पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान की आवाम को अपने तमाम सियासतदानों के असल किरदार जो हैं वो बेनकाब होकर सामने आएंगे। उनको पता चलेगा कि सामने क्या बातें होती हैं, पीठ पीछे बातें होती हैं, और किस तरह एक दूसरे की करप्शन के ऊपर मुहाफिज बन के बैठा जाए। मगर मुबशिर, यहाँ से ये भी तो वाजे होता है कि नैब जो है किस हद तक मनूवरिंग करती रही है कि बड़े साहब के कहने के ऊपर किस किस के नाम निकाल दें लिस्ट में। नहीं, मैं उस पर कह नहीं सकता। अब मैं नहीं, वो मुसावी कह रहा है ना, मुसावी कह रहा है कि पहले एक बंदे के बारे में कहा कि नवाज शरीफ के बारे में हमें आप इंफॉर्मेशन दें। मैं तो उस टाइप का जर्नलिस्ट नहीं हूं कि एक की बात सुन के मैं आगे शुरू हो जाऊं करना, मैं दूसरी साइड की सुनूंगा। जनरल अमजद जो थे उस वक्त चेयरमैन थे नैब के, और मैं कल सुबह को मैं कोशिश करके जनरल अमजद से कांटेक्ट करूंगा और पूरी उनसे उनकी साइड भी लूंगा, ताकि हम एक साइड क्यों। देखिए, ये तो हो गई, ये तो आप चल निकले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ। तो करनी है ना, ये तो आप चल निकले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ, वो आप करते रहिएगा। हम तो इस वक्त जो हमारे सामने हकायक है उसके ऊपर रायजनी कर रहे हैं कि ये क्या हुआ। नैब को बुरी तरह से एक्सपोज किया है। अभी तो पहले देखें, अब अगर वो कह रहा है कि जी मुझे नवाज शरीफ ने $25 मिलियन, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जी एक बंदा मेरे पास आया था, उसने किसी से बात की थी, ना वो उस बंदे का नाम बता रहा है, ना वो बता रहा है कि उसकी नवाज शरीफ उनका भतीजा था, उनका भांजा था, उनका नेफ्यू था। कोई नाम भी था उसका या नहीं कि वो सिर्फ भांजा भतीजे में ही। मुझे पता है आज राना सनाउल्लाह साहब होके गए आपके पास, मुझे पता है राना सनाउल्लाह साहब ने 2 घंटे लगाए आपके साथ, और पता नहीं वहां पे क्या क्या हुआ है। तेरे और मेरे में बहुत फर्क है, नहीं डिस्कस, तेरे और मेरे में बहुत फर्क है। मुझे पता नहीं, मैं जिनसे मिलता हूं उनसे ओपन सामने मिलता हूं कि तुम्हारी कोविड मुलाकातें जो होती है ना, ये जो कोविड तरीके से आप मुलाकातें करते हैं और उसके अंदर जिस तरह की कार्रवाइयां होती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं तो खुद खुला के जिससे मिलना साफ मिलता हूं, तुम्हारी तरह नहीं है सीक्रेट मुलाकातें। नवाज शरीफ ने उसको $25 मिलियन क्यों ऑफर की? मेरे अंदर आपकी तरह की कोविड मुलाकातें नहीं है, ना मेरे कोई सीक्रेट है। मैं ओपन आदमी हूँ, ओपन तरीके से मिलता हूं। आपकी बात हुई है ना, मेरी तो नहीं हुई ना। मैं तो मेरी तो नहीं हुई ना। तो आपने रिवील तो नहीं की ना, मैंने बताया आपको। उसने वो दिन चुना के जब मैं नहीं था वहां पे। ओ बाबा, तुम्हारे से पहले आ सकता था वो दिन चुना खास तौर पे कि जब मैं नहीं था। और देखो, वो अगर आएंगे भी तो तुमसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुम क्या हो। ये तो बहस बड़ी बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं, वो तो मेरे घर आते हैं। वो मेरे घर आते हैं। आपके घर जाए तो ठीक है, मेरे दफ्तर आ जाए तो बहुत बुरी बात है।
अजीब वो गरीब कहानियां तुम घटते सर रहते जी हो। कमाल की सिर्फ बात अपने है, साथियों को सारे बुलाने काम के लिए। छुड़वा के नाज़रीन आगे बढ़ते प्रोग्राम हैं, से इसका पहले तो कोई एंड मिलना, नहीं है। एक मुबश्शिर लाइन साहब देने की इस बात मामले- होती है इस ना, मामले के बहुत मास्टर आप हैं। इसी तरह लाइन मैं देते हैं, मानता आप हूं उनको। तीसरी बार कह रहे हैं आज राना अब आ जाएं आए, जनाब, ये आप हुआ, आप वो अब आप हुआ। आ जाएं कि जो उन्होंने ये बताया नई कि- बैटल चली है और मरियम औरंगजेब के और शहजाद अकबर के बीच, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं आज, दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। मुबश्शिर साहब ने डिफेंड करना है, ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब को उनके दोस्त हैं, अभी वो दावा भी कर देंगे कि परसों उनके घर आए हुए थे वो। तो गुजारिश ये है कि ये जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, इससे पाकिस्तान की अंदरून मुल्क भी बदनामी हो रही है, और जो बाहर लुटिया डूब रही है वो एक अलग चीज़ है। मेरे ख्याल से किसी न किसी आला अदलिया को हमारे यहाँ इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए कि ये जो बैटल ऑफ वर्ड्स चल रही है, बैटल ऑफ नर्व्स चल रही है, इसको या तो रोका जाए और या फिर अदालतों के ज़रिए इनके मुतल्लिका पार्टियों को एक्सपोज किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। मुबश्शिर, कैसे देखते हैं आप इस ये नई बहस को जो आज हमने सारा दिन देखी है? पहली बात तो यह है कि जी मेरे शहजाद अकबर से कोई ताल्लुक नहीं है और ना कभी मेरी मुलाकात है ठीक उससे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जो भी पोजीशन ऑफ पावर में हो के एब्यूसिव लैंग्वेज या एलिगेशंस फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन यूज़ करेगा, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा इस बात पे। ये गलत बात है। शहजाद अकबर को अपनी लैंग्वेज का ख्याल होना चाहिए, और वो भी शहजाद अकबर को ये भी ख्याल होना चाहिए कि अभी तक 2 साल से जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनमें से कितनी उन्होंने प्रूफ कर दी हैं। तो जब प्रूफ कर लेंगे तो फिर उनकी अगली बात सुनेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है काबिल एहतराम है, हमारी बहन है, लेकिन उनको भी ख्याल होना चाहिए कि हम अपनी बहनों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई आदमी छोटी बात कर रहा है तो वो छोटी बात साथ जवाब में ना करें, इससे ही मेरा ख्याल है उनका मुबश्शिर, कुछ बड़ा होगा। लेकिन ऑन द होल अगर हम ऑनेस्ट ऑन द कंपैरिजन होल करें, इससे पूरे पाकिस्तान की सियासत का नाम बदनाम हो रहा है। अगर हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करें ऑनेस्टली, मेरा नहीं ख्याल कि मरियम औरंगजेब की ज़बान इतनी हैवी या इतनी काबिल जनरली नहीं करती। मैंने सुना नहीं उनसे कभी, हाँ। मैंने उनसे कभी सुना नहीं। वो काफ़ी शुस्ता और शाइस्ता ज़ुबान बात करती हैं। मैं इस बात पे अनफॉर्चुनेटली आपसे एग्री करना पड़ रहा है, लेकिन मैं सलीम शहजाद को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई इतनी वो तोप चीज़ हैं तो जितने वो 2 साल में इल्ज़ामात लगा चुके हैं उनके 10% को कम से कम प्रूफ करके दिखाएं। अब नहीं, उस हवाले से तो उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब है। बिल्कुल आपने ठीक सिमत में इशारा किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेने का मतलब ये नहीं है कि केस साबित हो गया। अदालतों में जितने भी केस उनकी तो इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप मुबर्रा हो गए, फिर आपको उस इल्ज़ाम को फॉलो अप भी करना। लेकिन हमारे यहाँ मुबश्शिर ये रिवाज नहीं है ना, प्रूफ करें। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो बैटल ऑफ वर्ड्स के ऊपर ही सियासत होती है। बैटल ऑफ वर्ड्स नहीं, हमारे यहाँ इस तरह के इल्जामात का भी रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी सूटकेस लेके आता है ना बाहर से बुखारी साहब, मैं उसके हक में नहीं हूँ। जो यहाँ पे हो ना, एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, उससे ब्रेक से वापस इख्तिलाफ अगले में- सेगमेंट में फिर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से कहा है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से वो यहाँ मुल्क से फ़रार हो गए। इसके ऊपर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की कोशिश प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर चुके हैं कि ये कैसे हुआ। इल्ज़ामात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। कोई कहता है रिपोर्ट्स जाली थी, कोई कहता है जनाब रिपोर्ट्स तो सारी जो है वो बोर्ड ने, पंजाब के मेडिकल बोर्ड ने बनाई थी, जो उन्होंने खुद तश्कील दिया था। फिर कोई कहता है कि नहीं जनाब, जो फैसल सुल्तान साहब हैं उन्होंने जाके एक रिपोर्ट कन्फर्म की थी। अब अगर ये सच है और अदालत की तरफ से ज़मानत लेना सच है तो फिर उनके जाने को फ़रार तो करार नहीं दिया जा सकता। इस हद तक तो मैं ज़रूर स्टैंड लेना चाहता हूँ। लेकिन अब वो वापस आएंगे कि नहीं, या वापस उनको लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है मुबश्शिर साहब से पूछते हैं, क्योंकि उनको ऐसी बातों का पता होता है। जी मुबश्शिर, योर टेक ऑन इट। जी बुखारी साहब, पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी की बात में कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो हवा में बातें करने के आदी हैं और ये उनकी और उस्मान बुज़दार की जो सियासी रकाबत चल रही है और वो उसकी जगह पे आना चाहते हैं। किसी को ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन इस बात में उनकी हकीकत है और इस बात में सदाकत है कि इस रिपोर्ट में बंगलिंग हुई है और बहुत ज़्यादा बंगलिंग हुई है। और प्राइम मिनिस्टर को मैंने भी कहा हुआ है और कई दफ़ा कहा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें यास्मीन राशिद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है।
अयाज, जो प्रोफेसर अयाज हैं, जो अब रिटायर हो गए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो डायरेक्टली डॉक्टर शामी उसमें हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर। अच्छा, इस सारे का सारा जो बोर्ड है ना, आप देखते हैं जो डॉक्टरों का बना हुआ है, 9 डॉक्टर्स का, इसमें सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट है, यानी कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई फलां है, पैथोलॉजिस्ट है ही नहीं इसमें बाकी के, और वो सिर्फ उसकी एक राय ली जा रही है। अच्छा, डॉक्टर अदनान ने जितने झूठ बोले वो भी पता है, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना, हुकूमत पंजाब में ज़रूर लोग मुलव्विस हैं कि जिन्होंने वो रिपोर्ट्स या गलत फैब्रिकेट करवाई या फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स को एंडोर्स किया, जिसकी वजह से मियाँ साहब बाहर जा सके। अब आपसे मैं तो जहाज मुबशर मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूँ। ये बात आपकी मैं सुन ली है, नाज़रीन ने भी सुन ली है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी तो है ना कि वो जो लोग जाके नवाज शरीफ साहब से जेल में मिले थे वो जरिया बने फिर अल्टीमेटली हर चीज़ के फॉल इन लाइन होने का, और उसकी बुनियाद के ऊपर ही वो बाहर गए हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर वो वापस आएंगे। आप समझ तो गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, उसको कितना वेट देते हैं आप समझते हैं कि? लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग ये समझते थे कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जो है ना, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी और इसको निकालो यहाँ से। और कुछ लोग ये समझते थे कि अगर जेल में कुछ हो गया, जैसे अदालत ने कहा कि मंडे तक बता सकते हैं कि ज़िंदा रहेंगे कि नहीं, तो वहाँ पे आके लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने कहा अगर इस जेल में कुछ हो गया तो हम सारी उम्र एक और गड़ी खुदा बख्श जो है वो लाहौर में ना बन जाए। तो देखिए, वो दोनों थॉट्स उसके अलावा थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिपोर्ट्स फैब्रिकेट हुई हैं, ये रिपोर्ट्स मैनिपुलेट हुई हैं, और ये फैब्रिकेशन और मैनिपुलेशन जो है सूबाई वज़ीर सेहत, सूबाई सेक्रेटरी सेहत और पूरा वो प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल, CEO सर्विसेज हॉस्पिटल, इन लोगों की मिली भगत के बगैर ये हो नहीं सकते। अगर इसमें और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनको एडवाइस की तो उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। वही मैं पूछने वाला था कि वो और लोग कौन है, आइडेंटिफाई करेंगे मुबशर आपके वो और लोग कौन है? मैंने तो इशारा किया था इब्तिदा में, आपने उस बात को ज्यादा वजन नहीं दिया। मैंने इसलिए कहा कि जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान का आपने नाम लिया, उसमें उस वक्त कियानी साहब भी थे, उसमें और लोग भी थे। मैं ऑफ हैंड मुझे एग्जैक्ट सारों का याद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर उनको उनकी राय ली गई है तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अगर उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया तो ऑब्वियसली उसकी रेमिफिकेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, अदालत से झूठ बोला, और इस मुल्क की अदालत को और पूरे कानून को उन्होंने धोखा दिया। बाहर जाके ऐश करना शुरू हो गए। जिस वक्त तो जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे शेव करके, सूट पहन के, तब समझ आ गई थी कि सारी रिपोर्टें जाली हैं। मुबशर आप रिकॉर्ड पर, अब आप रिकॉर्ड पर हैं ये कहने में कि एक बंदा पूरे के पूरे सिस्टम को मामू बना के बाहर चला गया। एक बात तो ये हो गई, चलिए जनाब चला तो गया। अब आप जो है सारी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस लाया जाए, अब वो वापस भी नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं फिर वापस कैसे आएंगे जो सुबह से शाम तक नारे मार रहे हैं? पहले प्राइम मिनिस्टर मेरा ये ख्याल है कि जिनके हमने बरतानिया पे देखा है और इंडिया तो इसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज भी कर चुका है, और अभी आप नेटफ्लिक्स पे जाएं तो बड़ी मेजर डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे लगी हुई हैं कि जो भी बिलियनर चोर हो उसको बरतानिया बड़ी आराम से पनाह देता है। तो चोरों की तो पनाहगाह है ना वहाँ पे, तो कोई ऐसी दो राय नहीं, तो इतना आसान नहीं है उनको लाना। हाँ, अगर इस पे पहले एक्ट कर लिया होता हुकूमत ने, पहले इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया होता, सरप्राइज दी होती उनको, फिर तो शायद कुछ हो सकता था। अभी बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने नारे हुकूमत इस हवाले से मार रही है, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, चाहे वो शहजाद अकबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि उनको हम वापस लाएंगे। लोगों ने तो तारीखें भी दे दी थी 15 जनवरी को यहाँ होंगे। आपको याद होगा शेख रशीद साहब जो हैं उनको तो कोई रोकने वाला ऐसा करे ना, सुलेमान शहबाज को ले आए ना, कोई भी नहीं आ रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ, तो नारे मारने की क्या जरूरत है? एम्बैरेस होती है ना हुकूमत। मैं कह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ तो बहुत बड़ी चीज है ना। इसहाक डार नहीं आया। हाँ, ये तो खुद से लाए थे। अब ये तय करना जो है वो बाकी है कि वो लाना नहीं चाहते या वो आ नहीं सकते। हुकूमत भी तो जान छुड़ाना चाहती होगी उनसे कि ईवल जो है वो परे रहे तो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये लाना है, लेकिन अब इनके पास में नहीं है। तो ये तय हो गया कि ये अब अगर लाना भी चाहे तो वो वापस नहीं आ सकते। नाज़रीन, हमने कोशिश की आज जो पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में इस वक्त मौजूद है
उसको आपके लिए सम अप किया जा सके। मुबशर लुकमान साहब ने, मैंने भी कोशिश की कि पूरी सूरत हाल आपके सामने हम एक तस्वीर की सूरत में पेश कर दें, लेकिन ये टेम्परेचर जो है ये अभी और आगे जाएगा। मुबशर ने भी ये कहा कि मौलाना को वॉच करें, मौलाना कैन बी ए ग्रेटर ट्रबल फॉर एवरीवन। तो आने वाले हफ्ते में फिर क्या हो रहा है, फिर जब हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मुलाकात होगी, फिर हम यहाँ दोनों होंगे, एक नहीं होगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।